तो वो इस तरह से होंगे। पहले ये एक प्रोसेस है जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की भी है, काइंडली आप लोग वो देख लें, क्योंकि ये बार बार मेरे क्लास में टाइम वेस्ट होता है, हमने आगे चलना है। मूवमेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके दो बोर्ड, वाइट बोर्ड के ऊपर सॉल्व हुए न्यूमेरिकल हैं, वहां पे आप लोगों ने देख लें, और उसके बाद फिर आप लोग ये सॉल्व करें। मैं आपको बता देता हूँ वैसे ही किस तरह से करना है। नेक्स्ट क्लास से आप लोगों की पीयू के पेपर का अभी तक कंफर्म नहीं है, तो असाइनमेंट और क्विज़ की बेस पे भी क्या पता आपको प्रमोट किया जाए, तो नेक्स्ट क्लास से आपकी असाइनमेंट्स मिल जाएंगे और फिर उसकी असाइनमेंट में से क्विज हुआ करेगा। अभी ये फोर्स हमें गिवन है, दो डाउनवर्ड और दो अपवर्ड हमें रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन सी और डी निकालना है। समीशन एफ ऑफ वाई जीरो करेंगे तो डाउनवर्ड दो फोर्सेज लग रही 50 + 50, और अपवर्ड दो लग रही आर सी प्लस आर डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। फिर हम अबाउट पॉइंट सी मूवमेंट ले लेंगे। मूवमेंट निकालने का तरीका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 300, फिर इधर से आर डी एम और इंटू 800 और 50 इंटू 300। साइन इस तरह से लेंगे, अगर ये हमने ये देखें हेड से पकड़े और सी की तरफ लेके हैं तो ये क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लेकर पॉजिटिव ले रहे हैं। फिर आप ये वाला देखें, ये हेड से पकड़े हुए उधर लेके हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज इसके लिए पॉजिटिव लेंगे, और ये फिर क्लॉकवाइज इसके लिए नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आर डी आ जाएगा, फिर इसी तरह आर डी के अबाउट लेंगे तो हमारे पास आर सी आ जाएगा। मोमेंट वो दो वीडियोस आप लोग देखें, वो आप लोगों के लिए ही मैंने जो इतनी मेहनत की है ना, अगर फिर मैंने वहीं पे यहीं पे क्लास में पढ़ाना था तो फिर मुझे एक्स्ट्रा इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। वो आप लोग देखें, और उसके बाद फिर आप लोगों की ये आप लोगों ने सॉल्व करना है नेक्स्ट क्लास में। एक आपका ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में असाइनमेंट है, और बाकी भी मैं भी बताता हूँ। प्योर बेंडिंग का हमने पढ़ा था कि प्रिज्मेटिक मेंबर में जब भी हम इक्वल और अपोजिट कपल प्रोड्यूस होगा लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में, तो प्योर बेंडिंग होगी। ये हम लोग देख चुके थे, जहाँ से हमने थोड़ा था वहां से आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेसेस बेंडिंग की वजह से, और जब भी बेंडिंग प्रोड्यूस होगी तो ऑब्वियसली स्ट्रेसेस भी प्रोड्यूस होंगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एम क्या है इसमें, एम ई आई अवर। ये हम देखते हैं कि इसके टर्म्स क्या क्या है। इलास्टिक फ्लेक्सुरल फार्मूला फॉर नॉर्मल स्ट्रेस वो क्या है, एम इज इक्वल टू ई आई अवर टी। और स्ट्रेस अगर हम एक्स डायरेक्शन निकाली है तो एम वाई अवर आई है। एम मूवमेंट है, वाई जो है वो उसका डिस्टेंस है, ठीक है। और आई जो है वो हम निकालते हैं सेक्शन किसी भी अबाउट। तो ये हम भी इसके लिए हम एक जरा देखते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आई जो है वो सेक्शन मूवमेंट ऑफ एनर्जी है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। आई सेक्शन मूवमेंट ऑफ एनर्जी है, ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है, ये गिवन भी होता है। सी सेंट्रोइड है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। और एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द स्टिफनेस ऑफ ए बीम एज अ फंक्शन ऑफ शेप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो क्या है, स्टिफनेस है, और वो किस पर डिपेंड करता है, शेप, डिफरेंट शेप पे। ये क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी है, क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या करती है, शो रेजिस्टेंस ऑफ बीम अगेंस्ट बेंडिंग एंड डिफ्लेक्शन। जब भी बीम पे बेंडिंग या डिफ्लेक्शन होगी तो ऑब्वियसली फर्स्ट पहले रेजिस्ट करेगा, उसके बाद फेल होगा, तो जो रेजिस्ट करेगी वो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। आई अल्टरनेट फार्मूला जो है वो फ्लेक्सचर फार्मूला है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, वो हमें गिवन है एम सी ओवर आई। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एम ओवर एस। जैसा कि हमें पता है एस क्या होता है, आई ओवर सी। एस सेक्शन मॉड्यूलस है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या है। सेक्शन मॉड्यूलस इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बीम की, अगर हमें डायरेक्ट स्ट्रेंथ मेजर करनी है तो हम सेक्शन मॉड्यूलस को कैलकुलेट करेंगे। Beam that has largest section modulus than another will be stronger and capable of supporting greater load। दो बीम है, अगर उनका कंपैरिजन करें उसमें से एक बीम का अगर सेक्शन मॉड्यूलस एस ज्यादा है तो वो उसकी कैपेबिलिटी है कि वो ज्यादा स्ट्रोंगर है दूसरे से,
और वो ज़्यादा लोड बेयर कर सकते हैं। A beam section with a larger section modulus will have a lower maximum stress. जिसका सेक्शन मॉड्यूलस ज़्यादा होगा उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो कम होगी। इस वजह से स्ट्रक्चर बीम आर डिजाइन टू हैव, हम ये डिजाइन करते हैं कि जो हमारा सेक्शन मॉड्यूलस हो वो बीम का वो क्या हो, लार्जर हो, ताकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो और ज़्यादा कैपेबल हो सपोर्टिंग लोड के लिए। दो इक्वेशन है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेस एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, एक एम सी ओवर आई और एम वाई ओवर आई। दीज इक्वेशन को हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक इलास्टिक फ्लेक्सचर फार्मूला है। नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेस एक्स कार्ड बाय बेंडिंग और फ्लेक्सिंग इज कार्ड फ्लेक्सचर स्ट्रेस उसको बोलते हैं। एम जो है वो पॉजिटिव होता है, द स्ट्रेस उस वक्त कंप्रेसिव होगी, स्ट्रेस एक्स यानी लेस देन जीरो नेगेटिव। न्यूट्रल एक्सिस के अबाव हमने देखा था कि कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी और न्यूट्रल एक्सिस के डाउनवर्ड जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस होगी और उसके लिए एम जो है नेगेटिव होगा। ये प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज टेबल होते हैं डिफरेंट शेप्स के लिए हमें दिया होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रोल स्टील शेप, इसकी डिफरेंट शेप दी हुई है, एस शेप, अमेरिकन स्टैंडर्ड शेप, ये चार्ट होते हैं स्टैंडर्ड। इसमें हमें दिया हुआ है कि ये एक सेक्शन है, इसका सेंट्रोइड क्या है, डी क्या है, ये वो जिस तरह ये एक इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, ये देखें, ये अगर एक डेजिग्नेशन है जिस तरह उसका ये हमें दिया हुआ है 610 × 180 एक बीम है अगर तो एरिया उसका ये है, डेप्थ ये होगी, विड्थ ये होगी, थिकनेस ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो तब यूज करते हैं। सेक्शन अबाउट एक्स मूव, ये वो जो हमने एस पढ़ा था, आर एक्स, और इस तरह वाई एक्सिस के अबाउट। अब देखें ना, ये जरा एक है हमारे पास प्रॉब्लम, इसको देखें जरा। ये प्रॉब्लम है क्या है, a cast iron machine part is acted upon by a 3 किलो न्यूटन मीटर कपल। एक कास्ट आयरन मशीन है, ठीक है, और उसके ऊपर कितना लोड लग रहा है, 3 किलो न्यूटन मीटर कपल लग रही है, और उसका ई हमें पता है 165 क्या का पास्कल है, और कह रहे हैं कि फिलेट का इफेक्ट को निगलेक्ट करें और डिटरमिन करें कि मैक्सिमम टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस और रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैक्सिमम यानी इसमें कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस कितनी आ सकती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ज्योमेट्री का डिफरेंट शेप के सेंट्रोइड निकालने का डिफरेंट तरीका होता है। तो क्योंकि ये वाली शेप आई है तो इसके लिए हम पहले सेंट्रोइड निकालेंगे। ये शेप है गिवन है हमें, ठीक है, ये वाली शेप है ना, ये तो इसका हमें ये गिवन है 90 मिलीमीटर है, यहाँ से 20 मिलीमीटर 40 मीटर यहाँ से। तो क्या समीशन वाई है वो समीशन ए करेंगे, आई एक्स आई प्लस ए डी स्केयर। आई एक्स निकालने का क्या दिखा है, ये दो फार्मूले। इलास्टिक फ्लेक्चर के लिए ये लगाएंगे एम सी ओवर आई, और यहाँ से कर्वेचर कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे सेंट्रॉइड। ये देखें, सबसे पहले हम सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए ये दो अलग अलग शेप हैं, पहले दो अलग अलग शेप का एरिया निकालेंगे। पहले इस वाली शेप का एरिया देखें, ये क्या है 20 और इंटू लेंथ इंटू विड्थ, 20 × 900 या 90 है, 20 × 90 ये एरिया आ गया। और दूसरी शेप का एरिया क्या है, ये वाली राइट एंगल शेप है, 30 इंटू ये कितने है टोटल 50 है और यहाँ तक 40 है, तो ये क्या है 30 × 40, ये है ना 40 हाइट और ये लेंथ इंटू विड्थ, 40 × 30, ये इसका एरिया के दोनों शेप का, ठीक है। वाई देखो, वाई सेंटर में होगा बिल्कुल, वाई पहले वाले का वाई इधर होगा ना 50 है, और दूसरे वाले का वाई टू भी हमें दिया हुआ है। अगर वाई टोटल पहले ये 50, ये कितनी सेंटर देखना है इसका वाई शेप में, तो इस वाली का सेंटर कितना है, इधर होगा ना सेंटर, तो ये हमें दिया हुआ है 50, ठीक है। या हमें ना भी दिया हो तो
हर गिवन है इसमें 50, और इस वाली का कितना है ये देखें, ये टोटल 40 है तो इसका सेंटर कितने में होगा, 20 में होगा ना, तो इसका वाई आ गया 20, ठीक है। और ये वाई ए किया है, इन 1800 को 50 से मल्टीप्लाई किया और 1200 को 20 से, ये आ गया। फिर इनका समीशन किया, इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, 90 और 24, 114 न्यूटन पर थ्री, ठीक है। अब वाई बाहर निकालने का क्या तरीका है, समीशन वाई ए ये निकाला है 114 इंटू 10 पावर 3, और समीशन ए, एरिया जो है ना इसका सम किया 1800 प्लस 1200, तो वो 3000 आया ये, ठीक है। अब हमने वाई बाहर निकाल लिया 38 मिलीमीटर, ठीक है। अब ये निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों पार्ट्स का निकालना है। तो पहले x1 का निकालेंगे, फिर x2 का निकालेंगे, ठीक है। इसको 1 का नाम दिया हुआ है और ये जो वाला पार्ट है इसको 2 का। क्या फार्मूला होता है, I1 प्लस एरिया 1 डाया 1। वो क्या है, ये इस सेक्शन के लिए आई जो है वो यूज होता है 1/12, और एरिया क्या है, बेस इंटू हाइट, उसी तरह B1 इंटू H1 क्यूब प्लस A1 D1 स्क्वायर। आई क्या इसके लिए यूज होता है, आई सर आई H1 क्यूब क्यों है सर? हाँ, क्यूब ये, क्यों आया सर? ये इसके लिए फार्मूला है, इस शेप के लिए ये फार्मूला है, I1 का ये फार्मूला है 1/12 B1 H1 क्यूब, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है इस शेप के लिए ना। आई ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब 1/12, अब बेस देखें इसकी क्या है 90, और हाइट क्या है 20 का क्यूब, प्लस एरिया वो हमने कैलकुलेट किया था 90 इंटू 20 1800, प्लस D1 कितना है, D1 कितना है, ये गिवन है D1, सेंटर से लेकर उसके सेंटर तक का डिस्टेंस, जो सेंट्रोइड है ना उसके सेंटर से लेकर उस तक का डिस्टेंस, या ये जो पॉइंट सी है ना सेंट्रोइड, सेंट्रोइड से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, सेंट्रोइड से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है 12, ठीक है। ये है हमारे पास जी। अब ये हमने I1 कैलकुलेट किया, इसी तरह I2 प्लस A2 D2, इसका फार्मूला क्या है, I2 का 1/12 B2H2 क्यूब और A2 D2 का स्क्वायर। अब ये देखो 1/12, अब B2 बेस कितनी है, ये देखें 30, ये 30 है, और ये हाइट कितनी है 40 ना, 30 इंटू 40 का क्यूब, प्लस एरिया हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे, यही लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। 30 इंटू 40, यहाँ से हमारा एरिया आ गया 1200, और D2 का स्केल, यानी कि सेंट्रोइड से लेकर उसके पॉइंट का जो हमने लिया सेंटर का डिस्टेंस, सेंट्रोइड से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है 18, ये हमने 18 का स्केल कर दिया। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास IX2 आ गया, ठीक है। अब हमने आई टोटल कैलकुलेट करना है, ये वाला जो है 319.2 और 5.8, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल, आई टोटल आ जाएगा 868, ठीक है। अच्छा, अब फार्मूला क्या है, अप्लाई द इलास्टिक फ्रैक्चर फार्मूला टू फाइंड द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, एम सी ओवर आई, एम सी ए मतलब वही सेंटर, और आई एम मूवमेंट हमें दी हुई थी 3 किलो न्यूटन, शुरू में सवाल में दी हुई थी, ये 3 किलो न्यूटन मूवमेंट, ये यूज की। और सी ए जो है अब हमें यूज किया वो है 0.022, सी ए वही, मतलब के जो इसका पॉइंट है ना इससे लेकर ए पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, या जो सेंट्रॉइड है उससे अबव कितना डिस्टेंस है उस पॉइंट का, वो हमने मीटर में कैलकुलेट कर लिया ये। और आई हमने टोटल कैलकुलेट किया था ये पिछली में 868, तो वो हमने इधर यूज किया, ठीक है। ये आ गया ए पॉइंट पे मैक्सिमम स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, और कंप्रेसिव भी इसी तरह करेंगे, मूवमेंट 3 किलो न्यूटन हमें पता है, और इस सेंट्रॉइड से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 0.038, और आई हमने कैलकुलेट किया हुआ टोटल, और नेगेटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो जब कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव ही आएगा। अच्छा, दूसरा क्या है, कर्वेचर कैलकुलेट करना है, तो वो आई बाई ई इज इक्वल टू एम ओवर ई आई, मूवमेंट हमें पता है 3 किलो न्यूटन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी गिवन था 165, आई हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो वो हमारे पास 1/p ये आ जाएगा, और p कैलकुलेट करना है तो ये इधर आके 1/20.95 इंटू 10 पर -3 हो जाएगा, तो ये कर्वेचर भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, बेंडिंग ऑफ मेंबर मेड ऑफ सर्वल मटेरियल। जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल के हो सकते हैं, जिस तरह बायोमेटालिक मेटल है और साथ में कोई भी दूसरा मटेरियल है। प्लास्टिक कोटेड स्टील के पाइप, जिन स्टील के पाइप होते हैं ना उन पे प्लास्टिक की कोटिंग की होती है डिफरेंट। वुड रीइंफोर्समेंट विद स्टील प्लेट, स्टील की प्लेट में वुड को फिक्स किया जाए, ऐसा भी होता है। सैंडविच प्लास्टिक कोर, सैंडविच टाइप। और ये सैंडविच हनीकॉम्ब कोर, इसमें इस तरह के ये छोटे छोटे कंक्रीट के बहुत सारे बना के ना कॉलम इस तरह के फिक्स कर दिए जाते हैं, ऐसा भी होता है। और सैंडविच कॉन्क्रीटेड होल, इस तरह की शेप भी बनाई जा सकती है। कंपोजिट बीम ट्रांसफॉर्म सेक्शन मेथड, द बीम शोन इज अ कंपोजिट बीम मेड ऑफ टू मटेरियल। अच्छा, इस तरह भी हो सकता है कि बीम दो डिफरेंट मटेरियल का बना जाए, क्योंकि उस तरह स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो हम दो डिफरेंट मटेरियल का भी बना सकते हैं। जिस तरह ये बीम है, ये मटेरियल एक वन मटेरियल डिफरेंट है और टू मटेरियल डिफरेंट है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म सेक्शन मेथड। द बीम शोन इज अ कंपोजिट बीम मेड ऑफ टू मटेरियल, मटेरियल वन एंड मटेरियल टू। ये बीम जो है मटेरियल वन और मटेरियल टू, दो डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ए आर ई वन एंड ई टू, दोनों का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जारी बात है अगर मटेरियल डिफरेंट है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी डिफरेंट होगा। और ये बता रहे हैं कि ई टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो ज्यादा है ई वन से। इमेजिनरी बीम हम कंसीडर करेंगे पहले कि हम समझेंगे कि एक ही बीम एक मटेरियल का बना हुआ है। विच मटेरियल, मटेरियल वन या मटेरियल टू। तो हमें कैसे पता लगा किसका इमेजिनरी कंसीडर करेंगे, जिस मटेरियल का लोअर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। तो यहाँ पे लोअर किसका है, ई वन का। तो हम इमेजिनरी यानी सॉल्व करने के लिए हम ये सपोज करेंगे कि ये एक मटेरियल का बना हुआ है और जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होता है, नॉर्मली उसको सपोज करते हैं। और यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल वन का कम है, तो हम सपोज करेंगे कि ये मटेरियल वन का पूरा बना हुआ है बीम। ट्रांसफॉर्म सेक्शन मेथड डिफाइन मॉड्यूलस रेशियो एन साइज दैट एन ग्रेटर देन वन। एन जो है वो दोनों की रेशियो है, ई टू और ई वन। एक न्यू एक्स सेक्शन कंसीडर करेंगे टू पार्ट्स का। एरिया वन विद इट डायमेंशन अनचेंज, एरिया वन के हम वही रखेंगे, उसकी डायमेंशन चेंज नहीं करेंगे। और जो एरिया टू है विद इट्स विड्थ डायमेंशन पैरेलल टू न्यूट्रल एक्सिस, जो एरिया टू है उसका हम क्या सपोज करेंगे कि जो विड्थ है ना वो क्या है, पैरेलल है न्यूट्रल एक्सिस के, उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। ओनली विड्थ ऑफ एरिया टू इज चेंज फ्रॉम बी टू टू एन बी टू। अब एरिया टू जो है इसके बी टू से एन बी टू पे चेंज हुई है विड्थ। इस डायमेंशन परपेंडिकुलर न्यूट्रल एक्सिस, डायमेंशन जो न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना वो। द न्यू एक्स सेक्शन क्रिएटेड इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। अब ये जो नया एक्स सेक्शन बन गया ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन है। न्यूट्रल एक्सिस जो ट्रांसफॉर्म सेक्शन से पास हो रहा है वो सेंट्रोइड से पास हो रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया। Therefore, centroid of transform section has to be determined. Transform section of a mistake. Normal or bending stresses. Since the transform section consists of only material one, the normal stress will be some y over it, और where it हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ट्रांसफॉर्म सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। और स्ट्रेस एक्स टू में हमने n से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, ये हम ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे सॉल्व, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताएं।